हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको नया एक्ट पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013। इसमें टोटल सेक्शंस 13 है। इस एक्ट का जो नंबर है वो 14 है। इसको एसेंट मिली थी 22 अप्रैल को और इसका एनफोर्समेंट डेट जो है वो 9 दिसंबर को है। तो आइए जानते हैं। इसमें टोटल चैप्टर 8 है, तो इसमें हम वन बाय वन करके देखते हैं। इसका सबसे पहले हम पर्पस देखेंगे। वो पर्पस हमें कहाँ से पता चलेगा? वो प्रियम्बल से चलेगा। इसमें 3 पैराग्राफ दिए गए हैं इसकी प्रियम्बल में, आप देख लीजिएगा अपने बेयर एक्ट में। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या बात करता है? सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने की बात करता है। एंड इसका सेकेंड जो पैराग्राफ है वो बात करता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 14, 15 एंड 21 का वायलेशन होने से रोकता है। थर्ड पैराग्राफ की बात करता है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके द्वारा भी महिलाओं को के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उनको प्रभाव में लाने का ये प्रयास करता है। ये इसकी प्रियम्बल कहती है। तो ये 3 पैराग्राफ थे। मैंने तीनों पैराग्राफ को आपको बहुत ब्रीफली समझा दिया है। आगे हम देखते हैं। इसमें फिर सेक्शन आता है, चैप्टर आता है 1 और सेक्शन आती है 1। सेक्शन 1 क्या कहती है? नेम, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट के बारे में बात करती है। नेम मैं इसका बता चुकी हूँ, कमिटमेंट भी बता दिया है, एंड एक्सटेंट इसका होल ऑफ इंडिया पर होगा। आइए सेक्शन 2 देखेंगे। परिभाषा, डेफिनेशन की बात करती है। इसमें मेनली टोटल जो सेक्शन डेफिनेशंस हैं वो 16 हैं, बट हमें पीटी के हिसाब से सिर्फ एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, लेकिन जो मेंस एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 या 3 ही डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है ए क्लोज में बताया गया है एग्रीव्ड वुमेन। एग्रीव्ड वुमेन कौन होती है? तो वो किसी भी एज की होगी, एम्प्लॉयड होनी चाहिए या नहीं है तो भी, और ऐसी फीमेल भी इसके अंदर आएगी जो ड्वेलिंग प्लेस पर या होम या पर यानी कि जो भी घरों में कार्य करती हैं वो महिलाएं भी इसके अंदर आएंगी। तो वो भी क्या हो सकती हैं? व्यथित महिला हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद जो हम देखेंगे नियोजक देखेंगे। ये आप देख लीजिएगा, क्लोजेस आप याद कर सकते हैं। जैसे सी में चेयरपर्सन है, सी से सी कनेक्ट कर सकते हैं। डी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो डी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? तो जो भी इंस्टीट्यूशन होता है या वर्क प्लेस होता है उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि यूनिट का प्रधान जो होगा, या फिर कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर जो वर्क प्लेस का कंट्रोलर होता है यानी कि कार्यस्थल का प्रबंधक होता है, वो क्या कहलाता है? नियोजक कहलाता है। उसके बाद में हम देखेंगे 2M बताती है रेस्पोंडेंट के बारे में बात करती है, प्रत्यार्थी के बारे में बात करती है। प्रत्यार्थी कौन होता है? प्रत्यार्थी वो व्यक्ति होता है जिसके अगेंस्ट में सेक्शन 9 के अंदर परिवाद किया गया है, कंप्लेन जिसके खिलाफ की गई है सेक्शन 9 में, वो क्या होगा? रेस्पोंडेंट होगा। उसके बाद सेक्शन देखेंगे हम 2N बात करती है सेक्सुअल हरेसमेंट की। तो सेक्सुअल हरेसमेंट में इसमें 5 क्लोजेस दी गई हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 बात करती है कोई भी फिजिकली कॉन्टैक्ट करता है, एंड सेकेंड सेक्सुअल फेवर लेता है उससे, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करता है, या फिर कोई भी पोर्नोग्राफी दिखाता है। और नेक्स्ट है कोई भी अनवेलकम सेक्सुअल एक्ट करता है, वर्बली और नॉन वर्बली। इसमें मैंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया है जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका। सेक्सुअल हरेसमेंट की जो फर्स्ट लाइन है इसमें बोला गया है कि कोई भी अनवेलकम एक्ट किया जाता है। तो अनवेलकम एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जो भी जो महिला होती है उसके अगेंस्ट में कोई कार्य जिसमें उसकी इच्छा ना हो, इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाए, और उसके साथ साथ ये क्लोजेस जो मैंने अभी आपको बताई ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लैंगिक उत्पीड़न होता है। तो ये 2N बात करती है। याद रखिएगा आईपीसी की सेक्शन 354A में भी क्या दी गई है? जो आईपीसी है हमारे 1860 की, उसमें लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई, सेम दी गई है, लेकिन इसकी 5th क्लोज जो है वो वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो नया BNS आया है उसमें ये सेक्शन 75 है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 की बात करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट की बात करता है। इसकी एक क्लोज कहती है कि किसी भी वुमेन के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होगा। कहाँ पर? वर्क प्लेस में, उसके लिए मनाही की गई है। इसकी क्लोज 2 बात करती है कि जो अमंग अदर सर्कमस्टेंसेस होंगे, यानी कि सेक्शन 2N की जो भी
सर्कमस्टेंसेस हैं उनके साथ साथ में जो इसमें और सर्कमस्टेंसेस दिए हैं वो होते हैं तो लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। वो कौन कौन से हैं? वो है प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर होता है, यानी कि अधिमानी व्यवहार किया जाता है, किसी भी तरीके का भेदभाव किया जाता है उस वुमेन के साथ में जहाँ पे वो काम करती है, या फिर डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट दिया जाता है, अहितकर व्यवहार किया जाता है उसके साथ में, या फिर कोई थ्रेट दी जाती है प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर में किसी भी चीज़ के लिए, या फिर उसके लिए जो एनवायरनमेंट कैसा बनाया जाता है, होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बनाया जाता है, अहितकारी कार्य वातावरण सृजित किया जाता है या अपमानजनक आचरण किया जाता है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं, तो उसके साथ क्या माना जाएगा? लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। उसके बाद आता है चैप्टर हमारा आ जाता है सेकंड में सेक्शन 4 जो हमारी आईसीसी की बात करती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात करती है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं सेक्शन 4। इसमें क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयर क्या करेगा? राइटिंग में एक आईसीसी का गठन करेगा, और आईसीसी का गठन करने के बाद इसमें अगर यूनिट्स में है तो वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी वहाँ पर आईसीसी का गठन किया जाएगा। अदरवाइज़ हर एक जो भी प्लेस होगा, जो भी वर्क प्लेस होगा, वहाँ पर एक आईसीसी ज़रूर होगी, और उसमें जो मेंबर होंगे उसमें जो वहाँ की क्या होगी? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी, यानी कि जो पीठासीन अधिकारी जो होगी वो सीनियर मोस्ट होगी फीमेल वहाँ की एक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इसमें सेकंड क्या होगा? 2 पर्सन ऐसे होंगे जो सोशल वर्क का एक्सपीरियंस रखता हो एक, और जो इसमें एक लीगल नॉलेज रखता हो। एक पर्सन इसमें एनजीओ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इन 4 लोगों से मिलकर क्या बनेगी? आपकी ये बन जाएगी आईसीसी। इनका जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा, और इन्हें फीस और भत्ते भी जो भी विहित किए जाएंगे वो दिए जाएंगे, एंड इनको अपने पद से यहाँ हटाया भी जा सकता है। किन कंडीशन में? अगर वो सेक्शन 16 का उल्लंघन करते हैं, या फिर वो कोई भी किसी भी अपराध में convict पाए जाते हैं, दोष सिद्ध पाए जाते हैं, या फिर वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकेगा? इनको हटाया भी जा सकता है। उसके बाद आता है चैप्टर 3 बात करता है कि सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक बात करता है। सेक्शन 5 की बात करता है नोटिफिकेशन की बात करता है, नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोटिफाई किया जाएगा किसके द्वारा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। किसको कर सकती है वो कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर को क्या कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में नोटिफाई कर देगी, और उसको वो पावर देगी, और वो उन पावर का यूज़ कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 6 बात करती है एलसीसी के बारे में, यानी कि स्थानीय परिवाद समिति, लोकल कंप्लेंट कमेटी के गठन की बात करते हैं, जहाँ पर 10 से कम व्यक्ति होते हैं। जिस भी वर्क प्लेस में 10 से कम व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पर वो कहाँ कंप्लेंट करेंगे? तो ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे लोगों के लिए लोकल स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाता है, जो गवर्नमेंट करवाती है। इसमें क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो इस कमेटी का गठन करता है, और इसमें क्या होता है कि गठन करने के बाद एक नोडल ऑफिसर 7 दिन के अंदर अंदर वहाँ भेज देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद धारा 7 आती है। धारा 7 बताती है कि किन किन लोगों से मिलकर बनेगी। तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा जो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, और उसके बाद इसमें एक फीमेल होगी जो कि ब्लॉक या तालुका या फिर तहसील या वार्ड नगर पालिका में कार्यरत हो। उसके बाद इसमें दो अदर पर्सन होंगे जो एनजीओ से जुड़े हुए होंगे। इनमें एक पर्सन तो होगा लीगल फील्ड से, और एक इसमें फीमेल होगी जो एससी एसटी ओबीसी या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी उससे बिलोंग करती होगी। उसके बाद इनको भी हटाया जाने का सेम प्रोसीजर है जो आईसीसी का मैंने भी आपको बताया। उसके बाद सेक्शन 8 बात करती है ग्रांट एंड ऑडिट्स की बात करती है। फिर आता है चैप्टर 4 में सेक्शन 9 दिया गया है। सेक्शन 9 बात करता है कंप्लेन के बारे में बात करता है। तो जो कंप्लेन होती है, जिस दिन सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है वुमेन के साथ में, उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर उसे कंप्लेन करना होगा, और अगर श्रृंखलाओं में उसके साथ उत्पीड़न हुआ है तो लास्ट श्रृंखला के 3 महीने के अंदर अंदर उसे कंप्लेन करनी होगी। और यदि वो लिखित में नहीं दे सकती अपना परिवार, तो उसको जो आईसीसी का या फिर एलसीसी का पीठासीन अधिकारी होता है तो वो उसकी सहायता करेगा।
लिखवाने में। और अगर वो 3 महीने हो जाने के बाद भी उसके पास रीजनेबल कोर्स है या कोई भी मेडिकल इशू हो गया या कुछ भी ऐसा इशू था कि वो नहीं आ सकती थी, तो ऐसे में उसको टाइम दे दिया जाएगा और उसकी कंप्लेंट ले ली जाएगी। नेक्स्ट, अगर वो महिला आने में असमर्थ है, कंप्लेंट नहीं कर सकती, तो उसके वारिस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 10 बात करती है कॉन्सिलेशन की बात करती है। कॉन्सिलेशन में बताया गया है कि जो आईसीसी होती है या एलसीसी होती है, सबसे पहले जब कंप्लेंट उनके पास आती है तो वो अगर जो व्यथित महिला है वो अनुरोध करती है समझौता कराने के लिए, तो उनका समझौता कराया जाएगा, इंक्वायरी नहीं की जाएगी समझौता कराने के बाद। लेकिन इसमें धन संबंधी यानी कि मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं कराया जाएगा। और उसको रिकॉर्ड करके वो क्या कर देगा, वो एम्प्लॉयर को या फिर जिला अधिकारी जो होता है कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही करने के लिए उनके पास वो भेज देगा। उसके बाद इसमें बताया गया है नेक्स्ट, इसकी रिपोर्ट की जो कॉपी होगी वो एग्रीड वुमेन को भी दी जाएगी और जो रेस्पोंडेंट होगा उसको भी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन आती है 11 बात करती है इंक्वायरी की बात करती है। इंक्वायरी में बताया गया है जो रेस्पोंडेंट अगर एम्प्लॉय है तो जो सर्विस रूल होंगे वो उसके अकॉर्डिंग गवर्न होगा। और अगर रेस्पोंडेंट क्या है, घरेलू कर्मकार है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर प्राइमा फेसी एलसीसी को लगता है प्राइमा फेसी मामला केस बन रहा है तो वो पुलिस को भेज देगी 7 दिन के अंदर अंदर, और आईपीसी की सेक्शन 509 के अकॉर्डिंग उस पर कार्यवाही होगी। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अगर वो धारा 10 का अनुपालन नहीं करता है, जो समझौता किया गया है और उसका अनुपालन नहीं करता है, तो भी वो जो कमेटी होगी वो पुलिस को कंप्लेन भेज देगी। उसके बाद अगर दोनों पक्षकार एम्प्लॉय हैं तो दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सुनवाई की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और इसके ऊपर सारा सीपीसी का प्रोसीजर लागू होगा, 90 दिन के अंदर अंदर कार्यवाही कर दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन चैप्टर आता है 5, जो कि बात करता है जांच के लंबित रहने के दौरान, यानी कि जब इंक्वायरी पेंडिंग होती है तो ऐसे में क्या किया जाएगा, जो एग्रीव्ड वुमेन होगी उसको रिलीफ दिलाने के लिए क्या किया जाएगा, उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको लीव ग्रांट की जा सकती हैं या अदर रिलीफ भी उसको ग्रांट किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 13 आती है। 13 बात करती है जांच रिपोर्ट के बारे में। तो क्या करती है बात जांच रिपोर्ट के बारे में कि जो भी आईसीसी या एलसीसी है एक निष्कर्ष की रिपोर्ट निकालेगी और उस निष्कर्ष की रिपोर्ट को जो एम्प्लॉयर होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जांच पूरा हो जाने के बाद 10 दिन की अवधि के भीतर भीतर उनको उपलब्ध कराएगी। उसके बाद अगर उसके खिलाफ जो अभिकथन है, प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं होता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और यदि साबित हो जाता है तो उसको कदाचार जो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग उस पर कदाचार के रूप में उसको सेवा नियम लागू होंगे और उसकी जो सैलरी होगी उसमें से कटौती की जाएगी। उसके बाद धारा 14 आती है। अगर विमेन ने झूठे आरोप, मिथ्या आरोप लगाए हैं तो ऐसे में उसको पनिश किया जाएगा धारा 14 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 15 बात करती है डिटर्मिनेशन की बात करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन की बात करती है। तो जो कंपनसेशन दिया जाएगा तब क्या किस तरीके से अवधारण किया जाएगा, उसकी मेंटल ट्रोमा देखा जाएगा, पेन देखा जाएगा, सफरिंग देखा जाएगा, इमोशनल डिस्ट्रेस देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके जो भी वृत्तिक अवसर थे यानी कि जो उसके फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी जो लॉस हुई है उस पीड़ा की वजह से वो देखा जाएगा। जो भी उसके चिकित्सा उपचार के लिए व्यय खर्चे हैं वो सब देखे जाएंगे, और उसका जो रेस्पोंडेंट होगा उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, एंड इंस्टॉलमेंट में भी उसको पेमेंट देने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 16 आती है। जब 16 की बात करते हैं, जो इंक्वायरी हो जाती है उसकी जो रिपोर्ट बनाई जाती है उस रिपोर्ट को का प्रकाशन करने से मना किया गया है कि ना तो व्यथित महिला और जो प्रत्यार्थी हैं उनके घर के पता जो भी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में मतलब मनाही की गई है। धारा 17 बात करती है अगर ऐसा किया जाता है तो उसको शास्ति दी जाएगी। धारा 18 बात करती है अपील के बारे में। अगर धारा 13 की क्लोज 3 के 1, 2 और 17 में से कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है, वो 90 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। चैप्टर 6 आता है। चैप्टर 6 में आई है सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है ड्यूटीज़ की बात करता है। जो एम्प्लॉयर होता है उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो ये मेंस पीटी में इतना नहीं पूछा जाएगा, मेंस के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा सेक्शन से। इसमें बताया गया है कि कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से भी सुरक्षा कराएगा, ठीक है।
उसके बाद इसमें बताया गया है आईसीसी का गठन करेगा, जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा, और जो जो आईसीसी एलसीसी होती है वो जब कार्य करेगी, जो भी उनको सुविधाएं के लिए हेल्प की जा सकती है वो हेल्प करेगा। उसके बाद इस तरीके से इसमें सारी ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है 7। उसके बाद सेक्शन आती है 20 बात करती है जिला अधिकारी की जो ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, उनके बारे में बात करती है। तो ये मॉनिटर करेगा, सभी रिपोर्ट्स को मॉनिटर करेगा। उसके बाद आता है जो चैप्टर 8 लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस की बात करता है। सेक्शन 21 में कहा गया है जो आईसीसी होती है, एलसीसी होती है, एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट तैयार करके वो एम्प्लॉयर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज देगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजेगी, सॉरी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाएगा किसके बिहाफ पे, जो एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। उसके बाद आता है 22 क्या कहती है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें जो नियोजक होता है वो अपने यहाँ की सारी जो भी संख्या होती है, ये जो भी मामले होते हैं उन सबको उसमें सम्मिलित करेगा। 23 ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं सेक्शंस। 23 बात करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो मॉनिटरी और डाटा को रखेगा अपने पास में। और 24 कहती है समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के उपचार के लिए उपाय किए जा सकते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आते हैं 25 बात करती है कि जो सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, जो समुचित सरकार है उसके पास ये शक्ति है। इसके बाद सेक्शन 26 आती है, तो 26 बात करती है इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति की बात करती है, पेनल्टी की बात करते हैं। जो नियोजक होता है, नियोजक अगर आईसीसी का गठन करने में असफल हो जाता है, धारा 13, 14 और 22 का अनुपालन करने में असफल हो जाता है, तो उसको शास्ति, उसको पेनल्टी दी जाएगी और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर इसी चीज़ को वो 2 बार करता है, पुनः दोहराता है, तो ऐसे में उसको दोहरा दंड दिया जाएगा और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। सेक्शन 27 आती है। 27 बात करती है कि एग्रीव्ड वुमेन के कहने पर कोई भी किसी भी कोर्ट में इसका संज्ञान लिया जा सकता है, कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई मजिस्ट्रेट नहीं होगा, और इसका जो नेचर होगा वो नॉन कॉग्निजेबल होगा। 29 बात करती है नियम बनाने की बात करती है, समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति होगी। 30 बात करती है कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति के बारे में बात करी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आज मैंने आपको ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का पूरा बेयर एक्ट पढ़ा दिया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।